देते हैं आज की भी, ताकि ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाए। ठीक है जी। तो लेट क्लाउड पे मैं रिकॉर्डिंग ऑन की है और अपनी डिवाइस पे भी। तो चलिए, सबसे पहली बात तो ये जी कि कल का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने मल्टीप्लायर पे बात की थी और मल्टीप्लायर को डिस्कस किया था। हमने ये कहा कि मल्टीप्लायर जो है वो कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं, इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, बड़ा आसान सा टॉपिक है और उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो आप कहें कि जी बड़ा कोई सर ने बड़ा इशू डिस्कस कर दिया। तो नथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई ख़ास चीज़ उसके अंदर नहीं है। लेकिन उसके जो दीगर अज्जा हैं वो पेपर में चूँकि एड्रेस होते हैं, इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग लेक्चर रखा है। सबसे पहले तो कल के टॉपिक को ज़रा एक दफ़ा ब्रशअप कीजिए कि कल हमने पढ़ा क्या था। कल हमने ये कहा था कि एक शख्स के पास एक इनकम आती है, वो उस इनकम को कंज्यूम करता है। ठीक है जी, एक बंदे के पास एक इनकम आती है, वो उसको कंज्यूम करता है। जब वो कंज्यूम करता है कि लेट्स सपोज मैं 1000 का फ्रूट ख़रीदता हूँ एक फ्रूट वाले से, तो मेरी वो कंजम्पशन है वो उसकी दूसरे की उसकी क्या है, उसकी वो इनकम है। तो एक बंदे की कंजम्पशन दूसरे की इनकम है, तो कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन इज़ इनकम ऑफ द अदर, कि एक बंदे की कंजम्पशन दूसरे की इनकम बन जाएगी। अब जिस शख्स के पास इनकम गई है उसने भी आप एक खर्चा करना है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो शूज़ भी ख़रीदता है, वो क्लॉथ भी ख़रीदता है, वो फुटवेयर भी ख़रीदता है या फूड भी ख़रीदता है। तो 3 इंडस्ट्रीज़ की डिमांड और बढ़ गई, उनको भी वर्कर चाहिए होंगे, वो भी वर्कर हायर कर लेंगे। तो ये वो शख्स का आइडिया है जिसने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पेश किया था कि एक बंदे को रोज़गार दो तो आगे 3 इंडस्ट्रीज़ 4 की डिमांड बढ़ेगी, फिर वहाँ रोज़गार मिलेगा। इस तरह अगर आप देखें तो इसकी जो वैल्यू है बढ़ती जाएगी, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 64। तो इस तरह बच्चों ये जो है ये बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाएगा। इससे इकोनॉमिस्ट ने जो बात ड्राइव की वो ये की कि ए स्मॉल चेंज इन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स अ बिग चेंज इन रियल इनकम, कि इन्वेस्टमेंट में अगर हम छोटा सा भी चेंज लाएंगे तो इनकम में बहुत बड़ा चेंज आएगा। लेकिन उन्होंने डिफ़ाइन इस तरह किया, ए चेंज इन रियल इनकम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। रियल इनकम में आने वाली वो चेंज जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से आई है। लेकिन अब वो इसको एज आ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहते थे, चूँकि दे वांट्स टू मैनेज द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी को मैनेज करना चाहते हैं। इससे उन्होंने कहा कि मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें पता होगी तो प्लानर्स जब भी हमें कहेंगे या स्टेट जब भी हमें कहेगी कि हमें इतना ग्रोथ चाहिए रियल आउटपुट में या इतना जीडीपी में ग्रोथ चाहिए, तो हम उन्हें बताएंगे कि हमें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट ऑन रियल आउटपुट का जो रिलेशनशिप है वो मल्टीप्लायर के ज़रिए हमें फिक्स कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले दौर में हम बता सकें कितनी इन्वेस्टमेंट करने पे कितनी रियल आउटपुट बढ़ेगी और ये क्वांटिफाई हो जाए। इस पर्पज़ के पेश नज़र एक एग्जाम्पलरी इकोनॉमी के अंदर 100 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की गई। जब 100 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की गई तो वहाँ रियल इनकम में जो इजाफा हुआ डेट्स इक्वलेंट टू 400 बिलियन रुपीज़। लिहाजा उन्होंने रिलेशनशिप कायम कर लिया कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इज़ अ वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर एंड डेट इज़ 4, कि 400 का इजाफा हुआ 100 लगाने से, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बन गई 4। लेटर ऑन रिसर्च ने साबित किया कि मल्टीप्लायर की वैल्यू 1/MP(s) से भी निकल सकती है और 1/1 माइनस MP(c) से भी निकल सकती है, क्योंकि MP(s) बराबर होता है 1 माइनस MP(c) के। तो ये तीनों तरीक़ों से मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल सकती है। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर ये भी बात जो है वाज़ह है कि जनाब जो है वो हम आइंदा के लिए क्लियर हो जाएगा कि जब हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू दी जाएगी हम उसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके रियल आउटपुट के बारे में एग्जैक्ट वैल्यू दे सकेंगे या एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दे सकेंगे। तो ये बच्चों हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू। इसकी बुनियाद पे कुछ MCQs थे, वो तो आपने झटके में सॉल्व कर दिए थे, लिहाजा उस पर आज मैं बात नहीं करूँगा, ये कल हो चुके हैं। आगे आ गई थी जो इसकी डिस्कशन है कि हमने कहा जी कि अगर एग्ज़ामिनर हमें सवाल रखते सामने और कहे कि जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भाई है तुम्हारी 100 बिलियन और MPC की वैल्यू है तुम्हारी 0.75,
तो तुम इसका स्केजुअल या मल्टीप्लायर बना दो, एक टेबल बनाते हुए मुझे एक मल्टीप्लायर बना दो। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये करोगे कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जाहिर है ये अखराजात हैं, ये जो अखराजात होते हैं या एक्सपेंडिचर होते हैं, कंजम्पशन होती है, दूसरे की इनकम होती है, लिहाजा ये 100 बिलियन बन गई इनकम। अब आगे गई तो चूंकि आपके एमपीसी की वैल्यू 0.75 है, तो लिहाजा इसमें से 75% पैसा कंज्यूम हुआ और 25% पैसा जो है वो सेव हुआ, चूँकि फिर एमपीसी की वैल्यू बन गई, एमपीएस की वैल्यू बन गई आपकी 0.25। तो इस तरह 75 खर्च हो गए, 25 बिलियन सेव हो गए। वो जो किसी की कंजम्पशन है वो दूसरे की इनकम है, लिहाजा अगले टर्नओवर में वो इनकम बन गई, उससे फिर ये रेशो निकली, फिर अगले में वो इनकम बन गई। तो हम इसके 3 टर्नओवर निकाल सकते हैं, 4 टर्नओवर निकाल सकते हैं, 3 या 4 जितने आपकी मर्जी हो, एज़ पर द टाइम जितना आपके पास हो उतने टर्नओवर आप बना लीजिए, 4 से ज़्यादा ना कीजिएगा। और आखिरी वैल्यू निकालने का फिर वही तरीका है कि M1/MPS करेंगे, वैल्यू 4 आएगी, 1/1 - MPC करेंगे, वैल्यू 4 आएगी, उसके साथ वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई करके 400 बिलियन की आपकी जो है रियल इनकम बनी वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है जी। और इसके बाद जो इनकम में इजाफा हुआ है, अब उसका 0.75 जो है वो कंजम्पशन हो गई और 0.25 जो है वो आपकी सेविंग हो गई। इस तरह आपने ये स्केजुअल मुकम्मल कर लिया। लेकिन मसला ये है कि सम टाइम वो यही वैल्यूज़ देकर स्केजुअल की बजाय हमें ग्राफ बनाने के लिए कहता है या डायग्राम बनाने के लिए कहता है। फिर हमें क्या करना चाहिए, चूँकि अमूमी तौर पर डायग्राम बनाने के लिए इनिशियल वैल्यू का होना ज़रूरी है और यहाँ इनिशियल वैल्यू नहीं होती आपके पास तो सिर्फ एक इंक्रीज्ड वैल्यू होती है, ये नहीं पता कहाँ से इंक्रीज़ हुआ है। तो लिहाजा आप ये करेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पकड़ेंगे, एमपीसी की वैल्यू को पकड़ेंगे, एमपीसी की वैल्यू की मदद से आप के की वैल्यू निकालेंगे, तो न्यू इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लायर की वैल्यू के साथ, तो आपके पास आ जाएगी रियल इनकम। आप सिंपल लीकेज का इंजेक्शन मेथड का डायग्राम बना के एक इक्विलिब्रियम बनाएंगे। इस इक्विलिब्रियम पर आप बताएंगे कि Y1 में रियल आउटपुट है, जाहिर है इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो इन्वेस्टमेंट का कर्व उठा के आप ऊपर ले जाएंगे, यानी एक्सपेंडिचर हुए इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर्स को आप जाहिर करेंगे इन्वेस्टमेंट से, डेट इज़ 100, और रियल आउटपुट को आप जाहिर कर देंगे क्या, 400 जो आपने यहाँ से निकाली है। एंड दिस इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड कि जी ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से ये रियल आउटपुट में इजाफा हुआ है। तो बच्चों ये है हमारा कल का लेक्चर। यहाँ तक कोई मुश्किल है तो आप ज़रा बताइए, और अगर समझ आ गया तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए। जी शाबाश। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद मैंने अजम्पशन से डील किया था, तो आइए अजम्पशंस की तरफ चलते हैं। अजम्पशंस में मैंने आपसे ये कहा था कि पहली बात तो ये है कि एमपीसी की वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए। कल मैंने कुछ सवालात को अवॉइड कर दिया था। स्टेबल वैल्यू का मतलब यहाँ पर दो हैं। एक तो ये वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, स्टेबल रहे, और स्टेबल का मतलब तगड़ी वैल्यू। तगड़ी वैल्यू होती है जो कम से कम 50% से तो ज़्यादा हो ना, 0.6 हो गया या अबव हो गया, तो ये तगड़ी वैल्यू। तो हमें एक तगड़ी वैल्यू चाहिए। तगड़ी वैल्यू क्यों चाहिए कि अगर एमपीसी की वैल्यू सिर्फ 0.25 कर देते हो आप, तो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट चली तो सिर्फ 25 रुपये अगले साइकिल में जाएंगे, और उससे अगले साइकिल में 25 रुपये जो है वो 6 रुपये 25 पैसे रह जाएंगे। तो ये तो 2 साइकिल में ही मल्टीप्लायर जो है वो धड़न तख्ता हो जाएगा इसका। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि एमपीसी की वैल्यू स्टेबल हो और रिमेन स्टेबल रहे, यानी तगड़ी वैल्यू हो और वो रहे। एक तो बात ये, इसलिए जो बच्चे कांस्टेंट कह रहे थे उनको ज़रा थोड़ी सी तंबीह है कि स्टेबल का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ था। दूसरी बात ये है कि रिपीट हो इन्वेस्टमेंट, यानी जो पैसा आपको दिया गया है वो आगे फिर खर्च किया जाए। ये नहीं है कि वो पैसा एक बंदे की इनकम बने वो आगे खर्च ही ना करे, तो वो इन्वेस्ट करे, आगे पैसा लगाए, और फिर एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी स्टेबल रहे।
वो भी बढ़ती रहे, स्टेबल रहे। ये तीनों बातें तो आपने उसी वक्त समझ ली थी कि जब एमपीसी स्टेबल रहेगा तो जाहिर बात है एग्रीगेट डिमांड भी स्टेबल रहेगी, ताकि कंजम्पशन हो रही है तो स्टेबल रहेगी। लेकिन ये बात जो है नो इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, इसमें एक चीज़ का इजाफा ये भी होना चाहिए कि नो इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी एंड इट इज वर्किंग बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, कि ये बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट के पे काम कर रही हो। बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप समझते हो कि ये न्यू क्लासिकल्स की बात हो रही है तो हम साफ ये कहना चाहते हैं कि आपको लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से पीछे रहना चाहिए, तो मल्टीप्लायर काम करेगा। चूँकि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर पे पहुंच गए तो फिर तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए, फिर तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे अगर आप पहुंच गए तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक आल्टो कार है और उसकी मैक्सिमम स्पीड 140 है और आप 140 पे सुई ले जा चुके हो, स्पीड ले जा चुके हो, तो क्या अब इसकी रेस काम करेगी? वो तो काम ही नहीं करेगी। क्यों? चूँकि मैक्सिमम कैपेसिटी तक आप पहले ही पहुंच चुके हैं। क्या ख्याल? इस आल्टो कार विच इज़ स्पीड इज़ मैक्सिमम 140 किलोमीटर्स पर आवर, तो आप पहले ही 140 पे पहुंचे हुए हो, तो अब रेस काम करेगी? क्यों जी, क्या रेस काम करेगी? एक्सीलेटर काम करेगा? जी, व्हाट यू से, व्हाट यू से, प्लीज व्हाट यू से। नो, अब ये काम नहीं करेगा। इसी तरह इकोनॉमी अपना पूरा लैंड इस्तेमाल कर चुकी है, अपना पूरा वाटर इस्तेमाल कर चुकी है, अपने पूरे नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर चुकी है। आप मुझे बताइए कि वो तो पहले ही अपना सारा कुछ इस्तेमाल कर चुकी है। अब अगर आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो क्या मज़ीद आगे प्रोडक्शन हो सकती है? लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि ये मल्टीप्लायर फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे है, ऊपर नहीं है। तो इसकी वर्किंग अगर क्लासिकल न्यू क्लासिकल के नज़दीक देखें तो इसकी वर्किंग लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के पीछे पीछे है, फुल कैपेसिटी के बाद ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह अगर केन्स की बात करते हैं तो केन्स के कर्व की वर्टिकल रेंज से पीछे पीछे है, क्योंकि केन्स की जो वर्टिकल रेंज है वो आप जानते हैं कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चली जाती है, चूँकि वो एक ही कर्व बनाता है और उसी की वर्टिकल रेंज को लॉन्ग रन में जम कर लेता है इसके अंदर। लिहाजा अगर केन्स के मुताबिक है तो ये वर्टिकल रेंज से आप पीछे काम कर रहे हैं, और अगर न्यू क्लासिकल है तो आप लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से पीछे पीछे काम कर रहे हैं। लेकिन सेंटेंस आपका क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा, नो इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी एंड इट इज़ वर्किंग बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट की बजाय अगर मैं लिख दूँ फुल कैपेसिटी तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, चूँकि गाड़ी की मिसाल दी है ना मैंने, बिलो फुल कैपेसिटी, तो आप बिलो फुल कैपेसिटी काम कर रहे हो। अब याद रहेगा आई थिंक। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हो गया जी हमारा अजम्पशंस जो कल हमने पढ़ी थी, इसको एक बार रिव्यू किया हमने। अब देखिए एक चीज़ और है इसके अंदर, और वो है इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस होती है हदूद। एक चीज़ की हद होती है ना, हद से बाहर तो काम नहीं करेगी। तो लिमिटेशंस क्या है मल्टीप्लायर की? मल्टीप्लायर की लिमिटेशंस में सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि वैल्यू ऑफ एमपीसी इज़ वेरी लो। अगर एमपीसी की वैल्यू लो हो गई, इसने काम नहीं करना, तो सिंपल बात आपको बता दी जाए कि जनाब if MPC is very low there will be low consumption for the next cycle, तो next cycle of multiplier के लिए consumption low हो जाएगी। मिसाल फिर वही देते हैं जो पहले दी थी आपको, कि अगर MPC की वैल्यू 0.25 रख दी जाए तो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की तो 25 की कंजम्पशन हुई, तो अगली दफ़ा 25 जो है वो 6 रुपये 25 पैसे बन गए, 6.25 रुपीज़ बन गए। तो ये तो शुरू में किल हो जाएगा। तो जो आपका मल्टीप्लायर है वो 2 साइकिल के अंदर ख़त्म। लिहाजा हम ये कहते हैं कि एमपीसी की वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए, अगर लो होगी तो मामला ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ
हमारे पास पैसे होंगे तो हम खर्च करेंगे ना भाई। 100 रुपया आया, 100 रुपया खर्च तब करेंगे 100 रुपया रहेगा। अगर हुकूमत ने हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन डाल दिया है तो वो टैक्स तो गवर्नमेंट लगा के पैसे ही हमसे ले गई। उन्होंने कहा जी 100 रुपया आया, चलो 50 हमें दे दो, 50 गवर्नमेंट ले गई, तो काम तो ख़त्म हो गया, मल्टीप्लायर तो आधा रह गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने भी खर्च कर दे तो चलो वो खर्चा प्राइवेट ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने कर दिया, इकोनॉमी तो चलेगी। लेकिन गवर्नमेंट भी वो पैसा उठा के क्या करती है कि हैवी टैक्सेस लगाती है पहले और उसके बाद वेस्ट कर देती है मनी ऑन पॉलिटिकल मिशंस एंड नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर। कि वो उठा के पैसा नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर पे लगा देते हैं, पॉलिटिकल मिशंस पे लगा देते हैं। तो जब पॉलिटिकल मिशंस पे आप इसको लगा देते हैं तो फिर आपकी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक हो गई बात। फिर सारे पैसे जो थे वो हमारी जेब में आए, हमारे खर्च होने से पहले गवर्नमेंट हमसे लेगी और गवर्नमेंट ने उठा के उसको खर्च कर दिया प्राइम मिनिस्टर के हज और उम्रों के खर्चों के ऊपर और अमेरिका के टूर्स के ऊपर। तो पैसा तो हमारे पास रहेगा ही नहीं। तो अब इसके ऊपर बात ज़रा जहन में क्या होनी चाहिए, पहली बात तो ये आनी चाहिए कि एमपीसी की वैल्यू तगड़ी होनी चाहिए, अगर लो होगी तो काम नहीं चलेगा। और टैक्स बर्डन नहीं होना चाहिए, अगर हो तो हुकूमत खर्चा करे डेवलपमेंट, अगर वो नॉन डेवलपमेंट करती है तो पैसा तो ज़ाया हो गया। बच्चों यहाँ तक क्लियर है तो जी लिख कर एंटर कीजिए। जी शाबाश। तो यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। ये अभी मैंने आप दोस्तों के साथ बात की है कि अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है तो वो तो भाई पहले अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल कर चुकी है। आल्टो तो पहले ही 140 पे जा रही है, तो फिर रेस ने काम कहाँ करना है। तो लिहाजा एज सुन एज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी या ऑफ आइडल रिसोर्सेज इज अचीव्ड, जैसे ही आइडल रिसोर्सेज से फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाती है, बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर विल प्रैक्टिकली सीज्ड, प्रैक्टिकली सीज हो जाएगा, विल प्रैक्टिकली बी सीज्ड। तो उसका जो इफेक्ट है वो प्रैक्टिकली सीज्ड हो जाएगा। क्यों सीज्ड हो जाएगा भाई? सीधी बात है, जब एक काम को आपने गड़बड़ कर दिया तो जाहिर बात है उसने कहाँ आगे चलना है। तो आपने तो उसको गड़बड़ कर दिया ना। फिर एक मिनट यार, सेव कर लो ये। तो बच्चों क्या बात कर रहा था मैं? ये बात कर रहा था कि अगर आपकी इकोनॉमी में फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है तो आपका तो इकोनॉमी पहले ही अपना पूरी कैपेसिटी यूज़ कर चुकी है, वो तो आगे चलेगी नहीं। ठीक हो गई बात। इसी तरह लीकेज फ्रॉम सर्कल फ्लो, सर्कल फ्लो में से लीकेज हो जाता है। वो कैसे कि लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट हाई है। तो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट हाई हो गया तो लीकेज फ्रॉम circle flow of income make the value of multiplier low. As a result, extra spending in the economy has nominal effect, particularly where there is high marginal propensity to import, के जहाँ पे मोबाइल भी बाहर से आ रहे हैं, लैपटॉप भी बाहर से आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी बाहर से आ रही हैं। तो ऐसी सूरत में जो मेन पैसा है वो तो आउटफ्लो हो जाएगा, और मेन पैसा अगर आउटफ्लो हो जाता है तो लीकेज हो गया, और लीकेज हो गया तो इकोनॉमी की अपनी कैपेसिटी तो ख़त्म हो गई। तो चार बातें। पहली बात क्या है? अगर एमपीसी की वैल्यू लो हुई, इसने काम नहीं करना। अगर आपने टैक्स लगा के पैसा जो है पॉलिटिकल मिशन पे लगा दिया, इसने काम नहीं करना। अगर इकोनॉमी पहले ही फुल कैपेसिटी पे है तो एक इंजन पूरा दौड़ रहा है अपनी स्पीड से, उसके अंदर मज़ीद तेज़ी कहाँ से आएगी? और अगर लीकेज फ्रॉम सर्कल फ्लो हो गया कि पैसा इंपोर्ट की शक्ल में दूसरे मुल्क में चला गया, तो उसका मल्टीप्लायर तेज़ हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लायर डेड हो जाएगा। ये बायोलॉजी थोड़ी कि एक बॉडी के से एंटीबॉडीज़ निकालो दूसरे में डाल दो, ये इकोनॉमी है। इकोनॉमी में इसका खून निकाल के उसमें डाला तो ये वीक हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं। अगर आप डन कहते हैं तो फिर डन लिख के देंगे कि लिमिटेशंस आर डन, ये हमें क्लियर है। चूँकि
मल्टीप्लायर में मल्टीप्लायर को याद करना, उसकी डायग्राम को याद करना कोई काम नहीं है, नथिंग। अगर आप समझें ये हो गया है वो हो जाएगा, नहीं, नहीं होगा। असल काम लिमिटेशन, अजम्पशंस और लीकेजेस है। असल काम अजम्पशंस, लिमिटेशन और लीकेजेस हैं, बाकी कुछ भी नहीं इसके अंदर। अगली बात जो है वो क्या है जी, नेक्स्ट बात ये है जी कि इसके अंदर जनाब जो है वो लीकेजेस कौन से। देखिए जो लीकेजेस का सवाल है वो है कि लीकेज आपने पढ़े थे सर्कल फ्लो ऑफ इनकम में, सेविंग था, टैक्स था और उसके अलावा इंपोर्ट थे। आप वो तीनों लीकेजेस यहाँ पे लिख सकते हैं, बल्कि उसमें से एक तो आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है इंपोर्ट। लेकिन इसके अपने भी कुछ स्पेसिफिक लीकेजेस हैं जिनका जिक्र यहाँ आना चाहिए। सबसे पहली बात ये, पेइंग ऑफ डेट्स। फ़र्ज़ कीजिए किसी कंज्यूमर के पास पैसा जाता है, वो पैसा खर्च करता है, एक इंडिविजुअल के पास पैसा जाता है, पैसा खर्च करना चाहता है, लेकिन वो पहले से मकरूज़ है। अगर वो मकरूज़ है तो आप बताइए, इट इज़ जनरली हैपन्स दैट व्हेन ए पर्सन हैज़ टू पे अ डेट टू बैंक or to another person, a part of his income goes out in repaying the sub debt and is not utilized, ठीक है जी, whether in consumption or in productive activity। तो जब एक बंदे के पास पैसा आता है, वो पहले से मकरूज़ है, उसने पता लगा उसकी जनाब ने नया नया सीए किया था, उन्होंने जनाब फौरी तौर पे जो है रिवोन ले ली। रिवोन की इंस्टॉलमेंट है जी 80 से 90 हज़ार, तो 1.5 लाख में से 80 या 90 हज़ार वो ले जाते हैं, पीछे 60 हज़ार है, 60 हज़ार में क्या खर्चा करेगा जी वो, ठीक है जी। उसमें भी कोई 10, 15, 20 हज़ार उसका पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा, थोड़ा बहुत उसकी मेंटेनेंस आ जाएगी, पीछे 30 हज़ार में तो काम नहीं चलेगा। तो अगर पहले ही इतना कर्जा उठाया होगा तो भाई ज़्यादा पैसा तो तुम पिछले कर्जे अदा करने में लगा दोगे। ठीक हो गई जी बात, क्लियर है बात? तो जी लिख कर एंटर कीजिए, शाबाश। क्या मतलब है, पहले ही क्रेडिट कार्ड इतना यूज़ किया हुआ है, पहले ही किस्तों पे चीज़ें इतनी ली हुई हैं कि पैसा आएगा तो भाई किस्तें जाएंगी, आगे तो कंजम्पशन नहीं होगी, और अगर कंजम्पशन नहीं होगी तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो ज़ीरो हो गई। ठीक है, वो तो पहले हो चुकी है, जब आमदनी नहीं थी वो तब भी हो चुकी थी। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये आइडल कैश। बाज़ लोगों को आदत होती है फजूल में पैसों के तकिए भर भर के घर में रख लेते हैं, बोरियां भर भर के। तो अगर इस तरह के लोग होंगे तो पैसा उनके पास जाएगा, कंज्यूम नहीं करेंगे, गर्दन पे हाथ रख लेंगे, खाएंगे नहीं, बखील हो जाएंगे, और पैसा उठा के क्या करेंगे, दे विल कीप इट इन द लॉकर्स, वो उठा के पैसा अपने लॉकर्स में रख देंगे, खर्च नहीं करेंगे। तो अगर व्हेन इंडिविजुअल्स रिटेन रेडी कैश, इट इज़ नाइदर यूज प्रोडक्टिव नॉर इन परचेजिंग कंज्यूमर गुड्स। ना तो किसी शेयर्स खरीदे, कोई प्रोडक्टिव पर्पज़ किया, ना कोई कंज्यूमर गुड्स खरीदी, पैसा सर्कल से निकल जाएगा। अब दो तरीके हो गए, पहला तो ये है जी कि कर्जा था पिछला वो अदा किया तो पैसा तो निकल गया कर्जे में, और अगर पैसा उठा के तकिए में भर के रख दिया तो पैसा इकोनॉमी से तो निकल गया ना भाई, सर्कल से तो निकल गया। आपके बेड के नीचे पड़ा है बोरी में तो वो एक अलग बात है, या नानी अम्मी या दादी अम्मी की तरह आपने भी मट्टी में दबा दिया है तो वो तो आने वाली नस्लें इस्तेमाल करेंगी, यहाँ से तो निकल गया। उसके बाद आ जाता है इंपोर्ट। इंपोर्ट पे अभी बात हुई है कि पैसा दूसरे मुल्क में चला जाएगा, आपके मुल्क से लीक हो जाएगा, आपकी इनकम स्ट्रीम से निकल गया, दूसरे मुल्क में जाके चार चांद लगाएगा तो वो एक अलग बात है। ठीक है जी, चलिए जी, ये हो गया जी इंपोर्ट का मामला। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कि भाई अगर तो तुम कोई नई सिक्योरिटीज खरीदते हो, नए बॉन्ड्स खरीदते हो, तो वो तो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी। लेकिन अगर तुम पहले से इश्यू शुदा सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स खरीदते हो तो तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव है, इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। वो क्यों कि देखिए, फर्ज कीजिए कि 1 लाख रुपए के शेयर्स, 1 लाख रुपए के शेयर्स, ठीक है जी, सलीम ने बेच दिए जवेद को। तो इकोनॉमी में तो ये हुआ कि शेयर तो 1 लाख के रहे इकोनॉमी में, सलीम से जवेद में चले गए तो जावेद जो है उसके लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, लेकिन इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं, चूँकि इकोनॉमी के नज़दीक तो 1 लाख के शेयर्स थे, वो लाख के ही हैं, वही मशीन है, वही कैपिटल जिसके शेयर्स थे। हाँ, ये फ़र्क पड़ता कि अगर जो जावेद है वो ये वाले शेयर्स ना ख़रीदता, वो
न्यू शेयर्स कोई कंपनी इशू करती वो ख़रीदता, तो अगर वो नए शेयर्स ख़रीदता तो भाई ये इन्वेस्टमेंट होती, चूँकि फिर 1 लाख ये और एक ये 2 लाख हो जाते। लेकिन अगर वही वाले 1 लाख इधर से उधर चले गए तो फिर इकोनॉमी के नज़दीक ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। सम पीपल बाय सिक्योरिटीज़ फ्रॉम अदर एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, होल्ड दिस मनी एंड दिस मनी इज़ आल्सो लीक आउट द इनकम स्ट्रीम, तो ये पैसा भी इनकम स्ट्रीम से निकल जाता है। ठीक है, तो नई सिक्योरिटीज़ ख़रीदना सर्कुलेशन में आएगा, पुरानी सिक्योरिटीज़ का मतलब यही है कि वो सिक्योरिटी इधर से उधर चली गई और उसने वो पैसा होल्ड कर लिया, वो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी तरफ आ गया आपका प्राइस इन्फ्लेशन। प्राइस इन्फ्लेशन पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि ये बात आप सिंपली समझते हैं कि अगर प्राइस इन्फ्लेशन आया हुआ है तो इसका एक मतलब यह है कि जितने पैसे हमने ख़र्चे के लिए रखे थे, अगर हमारा इन्फ्लेशन जो है वो आजकल के मुताबिक 13% है साल का, तो 100 रुपया हमने रखा था, साल बाद 100 रुपया नहीं, एक्चुअली वो 87 रुपीज़ है। 13 रुपये कट हो गए, इसका मतलब है टाइम पीरियड के अतबार से 13% परचेजिंग पावर कट हो रही है। तो 13% कट नहीं हो रही, 13% लीकेज हो रहा है, एक्चुअली हम इसको लीकेज कहेंगे। तो 13% इज़ नॉट द कट ऑफ द परचेजिंग पावर अलोन, वो तो कहेंगे ही नहीं, कहेंगे ही कि पावर कट हुआ है, लेकिन साथ ये भी कहेंगे कि लीकेज हुआ। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल है तो बताइए। क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज़ जी लिख कर एंटर कीजिए, बड़ी अहम बात है। ठीक हो गई बात? कौन से वाला हेडिंग बेटा? महानूर बताओ कौन सा हेडिंग रिपीट करें। चलें, सबसे पहला रिपीट करते हैं। पेइंग ऑफ डेट्स, पहले से कर्जा था, पैसा दिया, उसने कर्जा अदा कर दिया, आगे खर्च ही नहीं किया तो लीकेज हो गया, पिछले वाले खड्डे भरने लग गए। अच्छा, आइडल कैश बैलेंस है, पैसा बोरी में भरा, बेड के नीचे रख दिया, इस्तेमाल ही नहीं किया तो पैसा तो इकोनॉमी से निकल गया। इंपोर्ट है, बाहर की चीज़ खरीदी, पैसा यहाँ से बाहर चला गया, गायब हो गया, लीक हो गया। आखिरी बात, एक बंदे की सिक्योरिटी दूसरे ने ख़रीद ली, हम चाहते थे नई सिक्योरिटी ख़रीदता ताकि सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ती, इन्वेस्टमेंट होती, लेकिन उसने क्या किया, उसने स्विचिंग ऑफ ऑनरशिप कर ली। स्विचिंग ऑफ ऑनरशिप से इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये पैसा वो भी ले जाकर ज़ाया कर देगा और ये लीकेज हो जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन हुआ 13%, तो इसका मतलब है 13% वैल्यू कम हो गई उस पैसे की जो हमने खर्च करना था, तो वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि 13% लीकेज हो गया। क्लियर बच्चों? तो 13% क्या हो गया? लीकेज हो गया। ठीक हो गया बच्चों? हम ये चाहते हैं कि ये भी $1 लाख, 1 लाख रुपए के शेयर्स रखें, ये 1 लाख के नए खरीदे ताकि टोटल 2 लाख हो जाए। लेकिन अगर इसके पास पैसे आए और इसने वही पुराने वाले ख़रीद लिए तो नया तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो 1 लाख ही है, तो इकोनॉमी का साइज़ तो वही 1 लाख का रहा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गए जी हमारे लीकेजेस। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सवालों के ऊपर। देखिए, सवालों में क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन तो ये है जो आपके सामने है, ठीक है जी, और एक सवाल ये वाला भी बड़े काम का है। इसके अंदर स्पेस नहीं सही की, मैं ज़रा स्पेस इसकी ठीक करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ एग्जामिनर एक गलती कर गया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको ठीक कर लें कि एक दफ़ा उसने एमपीसी की वैल्यू दी लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसने नहीं दी, तो मैं ये चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो दी होनी चाहिए। गलती है तो रेक्टिफाई कर लेते हैं ताकि लेक्चर रिकॉर्डिंग में मसला ना आए। अच्छा जी, तो बच्चों चलिए बात करते हैं हम कहाँ से, हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि ये रहा हमारा सवाल। ये है आपका क्वेश्चन कब का जी? ये क्वेश्चन है ऑटम 17 का। सवाल ये है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशन ऑफ मल्टीप्लाई। तो आपका काम ये है कि पहले उनकी लिस्ट एक बना लें, आइडेंटिफाई हो गए, फिर उनको एक्सप्लेन कर दें या साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दें। तो 4 ही मांगे गए हैं, चूँकि बुक में ही 4 थे तो एग्जामिनर को पता मैंने बुक में दिए ही 4 हुए आई कैप की, तो उसने 4 डिमांड कर लिए। तो बच्चों ये हो गया आपके
5 मार्क्स। एक के कितने मार्क्स हो जाएंगे? एक के मार्क्स हो जाएंगे 1.25। लिमिटेशंस पे भी हमने बात की है। ये सवाल है बच्चों पुराने पेपर का, ऑटम 13 का। सवाल तो पुराना है और प्रैक्टिकली देखा जाए तो खासा एब्सोल्यूट है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसने हमें जो एग्जामिनर का सोल्यूशन ला के दिया उससे बड़े मसले हमारे हल हुए और स्टूडेंट को यह पता चला कि इस चीज़ को कैसे हमें बयान करना चाहिए। तो आने वाले सालों में रिजल्ट में और बेहतरी आ गई। अब ये सवाल क्या है? सवाल ये कि व्हाट इज़ मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लो। अब अगर वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेता है, एक बच्चा 0.75 रख लेता है, एक बच्चा 0.8 रख लेता है, एक बच्चा 0.6 MPC रख लेता है, तो ये तो मसला हो जाएगा। कितनी दफ़ा एग्जामिनर सॉल्व करेगा? तो एग्जामिनर जब भी न्यूमेरिकल देगा वो उसके साथ आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 0.6 एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ 100 मिलियन रुपीज़। 5 मार्क्स होंगे इसके, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए जब आपको स्केड्यूल बनवाया था तो आपने देखा होगा उस वक्त भी मैंने ये दो वैल्यूज़ कही थी, एग्जामिनर ने दी हैं, और प्रैक्टिकली भी ये दो वैल्यूज़ हमेशा एग्जामिनर देता है। और देखिए एमपीसी की वैल्यू इतनी स्टेबल नहीं, लेकिन काफ़ी स्टेबल है, 0.6 है। फिर उसके बाद उसने लिमिटेशंस पूछी हैं, ठीक है जी। 4 नंबर इसके रखे हुए हैं, तो 4 और 5 9 हो गए। और फिर उसके बाद उसने कहा डिस्कस द प्रिंसिपल लीकेजेस इन द इनकम स्ट्रीम, देयर इफेक्ट ऑन मल्टीप्लायर। 9 मार्क्स का रखा हुआ है। तो अब तो टोटल सवाल ही 10 नंबर का होता है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल हमें ये पता चल गया कि इसमें ये चीज़ें हमें याद करनी चाहिए। और एक सवाल है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन मल्टीप्लायर इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इफ देयर इज़ नो लीकेजेस फ्रॉम द फ्लो ऑफ इनकम स्ट्रीम। तो अगर फ्लो ऑफ इनकम स्ट्रीम से कोई लीकेज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब एमपीसी की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी और एमपीएस 0 हो जाएगा। फिर कोई लीकेज नहीं, कोई सेविंग नहीं, कुछ नहीं। अच्छा एनीवे, तो ये बच्चों एग्जामिनर का सोल्यूशन है, लेकिन इसको चूँकि उसने 2 कॉलम दिए इसलिए कि सिर्फ उसने बताना था। यहाँ पे कंजम्पशन का कॉलम भी होना चाहिए, तो आप ज़रूर बनाएंगे कंजम्पशन का कॉलम। वहाँ से फिर इन्वेस्टमेंट आगे ट्रांसफ़र हो जाती है इनकम में, कंजम्पशन सॉरी आगे ट्रांसफ़र हो जाती है इनकम में, तो वो आप लाजमी बनाएंगे। लेकिन इसका फ़ायदा ये कि आपका जो क्वेश्चन है अगर आप रीसॉल्व करेंगे तो आपका टेस्ट हो जाएगा ये। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं कोई लीकेज नहीं, तो इसका मतलब ये एमपीसी की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये है लोग जो कमाएंगे खर्च कर देंगे। इस तरह होल गुड्स प्रोड्यूस आर सोल्ड, जितनी चीज़ें होंगी वो सेल हो जाएंगी और इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेगी और इन्वेस्टमेंट जनरेट मोर इनकम, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। तो आप इसमें से कोई से 2-3 पॉइंट्स पकड़ सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स का तो था नहीं। ठीक हो गई जी बात। अब ये देखिए ये एक सवाल है, और ये एक सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को डिस्क्राइब कर दें। द चेंज इन रियल आउटपुट ड्यू टू इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और इसे एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। और डायग्राम में सपोज करें 100 मिलियन आपने क्या की है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपका 1.3 है। तो उसकी मर्ज़ी वो एमपीसी ना दे, एमपीएस से दे। ऐसी सूरत में आप जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/MPS या 1/1 माइनस MPS। तो ये हो जाएगी 1/1/3, यानी कि इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आपकी जो है वो मल्टीप्लाई की जाए मल्टीप्लायर के साथ, तो आपको रियल आउटपुट मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 300 मिलियन आपकी आ जाएगी रियल इनकम। अब ये जो सवाल है ये सॉल्व कराया हुआ है मैंने आपको। मैंने जब करवाया था मैंने के की वैल्यू 4 रखी थी, इसने 3 रखी है। ये सवाल है आपका, ये इसका जवाब है। देखिए ये यहाँ सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि वैल्यू जो है वो आप 400 की बजाय 300 लिख देंगे, दैट्स ऑल। ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है और ये जनाब 300 यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह, तो मसला हल हो जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों, इज़ इट सो? ऐसा ही है? अगर समझ आ गया तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए प्लीज़। ठीक हो गई बात। चलिए
अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट में। मैंने एक सवाल और देखा था क्वेश्चन बैंक में, तो मैंने वो भी ले लिया था। मैंने कहा इसको भी पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन बैंक में इसका सवाल ये दिया हुआ था जो 8.1 था, और वो सवाल ये था कि एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मल्टीप्लायर। इसके 3 मार्क्स वहाँ लिखे थे। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द मल्टीप्लायर। तो देखिए लिमिटेशन ऑफ मल्टीप्लायर कितनी पूछी जाती है। मेरे ख्याल में तो इतनी दफ़ा सवाल नहीं आता है जितनी दफ़ा उसकी लिमिटेशन वगैरह और लीकेजेस पूछे जाते हैं। तो मैंने तो पहले ही कहा मल्टीप्लायर तो कॉन्सेप्ट ही बड़ा आसान है, डायग्राम भी उसकी आसान है। असल काम तो ये है कि इसकी लिमिटेशन, इसकी अजम्पशन और इसके लीकेजेस याद किए जाएँ। लेकिन अगर अब ये सवाल आया तो नए पैटर्न के मुताबिक इसके ये नंबर बहुत ज़्यादा हुए तो 2 होंगे, और ये नंबर बहुत ज़्यादा हुए तो 4 हुए। 6 नंबर से ज़्यादा का सवाल नहीं होगा नए पैटर्न के मुताबिक। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आई है तो 1 से लेके 100% तक आप रैंक कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। और कल जो है आपका लेक्चर आपको पता ही है कि 11 बजे शुरू होगा, 1 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैक्सिमम लिमिट है, बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस नाइस फीडबैक। आज सिर्फ 2 बच्चों का फीडबैक आया है, बाकी किधर गए? ठीक हो गई बात। बाद बच्चे ना लगा के बाद में कहते चलो यार रिकॉर्डिंग तो आई जानी, बाद में देख लेंगे। तो असल में एक्चुअली ऑनलाइन का मकसद फिर ये होता है कि साथ साथ नोट्स भी बनाए। सो सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी। नीचे देख के चलते हैं ना यार।